नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था भारतीय संविधान की प्रस्तावना की, जिसको हमने उद्देशिका भी कहा था। तो दोस्तों, हमने डिस्कस किया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है। तो हमने लास्ट में ये फाइनलाइज कर लिया था कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के विवाद में सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। और मैंने आपको बताया था कि जब संविधान हमने बनाया तो उसमें हमने संविधान में 395 अनुच्छेद किए थे और 22 भाग किए थे। तो दोस्तों, आज से इस वीडियो में संविधान के जो 22 भाग हैं, आज हम उनको पढ़ने जा रहे हैं। तो जो हमारा वेरी फर्स्ट टॉपिक था प्रस्तावना, उसके बाद का जो पार्ट होगा उसको हमने नाम दिया है भाग 1। और आप अगर संविधान के 22 भागों को डिवाइड करेंगे तो लगभग 395 अनुच्छेद आ ही जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखेंगे तो भाग 1 में हमने 1 से 4 अनुच्छेद लिए हैं, भाग 2 में हमने 5 से 11 लिए हैं, भाग 3 में हमने 12 से 35 लिए हैं। तो 22 भाग पूरा करते करते आपके 395 आर्टिकल्स कवर हो जाएंगे। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे भाग 1 लिखा हुआ है और भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक हैं। तो सवाल ये पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 1 से 4 तक संविधान का कौन सा भाग कहलाता है, या कि संविधान के भाग 1 में कितने अनुच्छेद हैं। तो 1 से 4 अनुच्छेद हैं। दोस्तों, सवाल अगर ये आ रहा होगा दिमाग में कि 395 आर्टिकल कैसे याद होंगे, तो उसके लिए बहुत चिंता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि 395 अनुच्छेद याद करना खुद में काफ़ी कठिन बात होती है। तो लगभग वो श्योर शॉर्ट हो जाता है कि कहाँ से अनुच्छेद पूछे जाते हैं और कौन कौन से अनुच्छेद अभी तक आए हुए हैं। तो जब वो अनुच्छेद आएंगे तो हम ड्यूरिंग अपने क्लास हम उसको आपको नोटिफाई कर देंगे, तो आप उसको विशेष रूप से पढ़ लेना। पूरे अनुच्छेद याद करने की आवश्यकता नहीं होगी आपको। तो क्योंकि ये संविधान का पहला भाग है तो इसको थोड़ा देखना जरूरी होगा। तो संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक हमने इसमें शामिल किया हुआ है और इस चैप्टर का नाम है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। यानी कि संघ का मतलब हो जाएगा कि हमने संविधान में भारत को एक संघ कहा है। संघ का मतलब हो जाएगा राज्यों का समूह, यानी कि यूनियन। तो हमने 1 से 4 तक अनुच्छेद इसमें शामिल किया है। तो ये क्योंकि पहला भाग है तो आप शुरू के 2-3 अनुच्छेद जरूर याद कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि अनुच्छेद 1 में जिक्र किया गया है संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र, यानी कि भारत का नाम कैसे पड़ा और उसके राज्य क्षेत्र में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है और उसकी क्या क्या प्रक्रिया थी। अनुच्छेद 2 में हमने शामिल किया है कि अगर भारत में नए राज्य बनाने हैं तो उसकी क्या क्या लीगल फॉर्मेलिटीज़ होंगी, वो हमने जिक्र किया है अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 3 में हमने लिया है कि अगर हमें नए राज्य बनाने हैं या एग्जिस्टिंग राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है या उनके नाम में चेंज करना है, तो हम किस प्रकार के लीगल फॉर्मेलिटीज़ करेंगे ताकि हम ये नाम में परिवर्तन या सीमा में चेंज कर पाएँ। तो इस चीज़ का उल्लेख हमने किया है अनुच्छेद 3 में। और अनुच्छेद 4 में हमने अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन जो रूल्स, रेगुलेशन और प्रोटोकॉल्स हैं उनका यहाँ पर जिक्र किया है। तो इस प्रकार से हमने 1 से 4 अनुच्छेद तक नए राज्यों का गठन और राज्यों से संबंधित जो उसके इर्द गिर्द फॉर्मेलिटीज होती हैं, हमने उसका जिक्र किया हुआ है। दोस्तों, भारत एक राज्यों का समूह है और राज्यों के समूह को हमने संघ नाम दिया है और यूनियन नाम दिया है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि भारत के संविधान में संघ शब्द का प्रयोग किया गया है, यूनियन वर्ड का प्रयोग किया गया है। और ये चीज़ हमने कॉपी कहाँ से की थी? 1909 के दक्षिण अफ्रीका के यूनियन संविधान से हमने इस चीज़ को कॉपी किया है। मैंने लिखा हुआ है 1909 के दक्षिण अफ्रीका के यूनियन अधिनियम से हमने इस शब्द को लिया है, संघ को लिया है। तो दोस्तों, यहाँ से हम अपने पॉलिटी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जिसमें सबसे पहला जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होगी वो होगी राज्य का एकीकरण। अभी जो भी राज्य आप देख रहे होंगे भारत में, वो जिस स्वरूप में आज दिख रहे हैं उस स्वरूप में आज नहीं, पहले नहीं थे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप ले लीजिए कि जो हमारा मध्य प्रदेश है, तो आज बहुत साफ सुथरा, बहुत वेल डिज़ाइन, वेल डिस्क्राइब्ड है। तो उसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को तो की गई थी, पर आज़ादी के पहले उसके क्या हालत थे वो
इस मध्य प्रदेश से बियॉन्ड थे, इतर थे। तो उस टाइम के जो राज्य थे उनका गठन कैसे हुआ, वो बने कैसे, और उसमें उनको बनाने में योगदान किसका था, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्योंकि चैप्टर का नाम ही है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, तो देश और देश के अंदर जो राज्य हैं वो कैसे बने, किनका योगदान था बनाने में, उस चीज़ का उल्लेख हम यहाँ पे करेंगे। तो इस चैप्टर का जो सबसे पहला सेगमेंट है वो है एकीकरण की प्रक्रिया, यानी कि यूनिफिकेशन का जो प्रोसेस था वो क्या है और वो कैसे इम्प्लीमेंट हुआ। तो जब हम अपने देश के बड़े राजनेताओं की बात करते हैं तो अक्सर नाम लिया जाता है महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का, पर एकीकरण की प्रक्रिया पढ़ने के बाद, जानने के बाद आप एक नाम बड़ी शिद्दत के साथ लेना चालू कर देंगे और वो नाम होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल का। हुआ क्या कि 12 मई 1946 को देसी रियासतों के लिए एक वाइट पेपर, एक श्वेत पत्र जारी किया गया था, जिसमें ये बोला गया कि आप अपने हिसाब से राज्यों का गठन कर लीजिए। तो गांधी और नेहरू की जो मंशा थी वो ये नहीं थी कि भारत एक देश बने, भारत में सारे लोग मिलजुल कर रहें और सारे राज्य देश के अंडर में काम करें। तो इस बात की पूरी जिम्मेदारी दी गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और उस टाइम पे रियासतों की संख्या थी 562 टोटल रियासतें थी, और रियासतों को एकत्रित करने का और वल्लभ भाई पटेल के हुनर को चेक करने का एक मौका दिया गया कि चलो आप ही देश को इकट्ठा करके दिखा दो। क्योंकि वल्लभ भाई पटेल जवाहरलाल नेहरू से सीनियर नेता माने जाते थे, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी थे। तो ऐसा नहीं था कि उनके पास हुनर नहीं था देश का पीएम बनने का, पर उस टाइम की राजनीति के कुछ ऐसे अनसुलझे और अनकहे किस्से हैं जो कि अभी तक लोगों के जहन में, लोगों की जानकारी में नहीं आ पाए हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश को एक करने की जिम्मेदारी दी गई और उन्होंने 562 में से 559 रियासतों का विलय कर लिया भारत में। यानी कि 559 रियासतों को इस बात के लिए राजी कर लिया कि आप भारत में मिल जाइए, और अगर आप भारत में रहेंगे तो आपकी सुरक्षा और आपकी देखभाल की जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी। तो 559 रियासतों ने बड़ी खुले तौर पे, बड़े खुले दिल के साथ भारत में रहना स्वीकार कर लिया। और 559 के बाद जो 3 रियासतें बचती हैं, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, इन 3 रियासतों ने भारत में मिलना अस्वीकार कर दिया, और जिसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी भारत को, और बड़ी किरकिरी हुई सरदार पटेल जी की, क्योंकि उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि आप भारत को एक करें। तो जब उन्होंने रिपोर्टिंग की दिल्ली में कि 559 रियासतें तो मिल गई हैं, 3 रियासतें बाकी हैं और हम उन्हें भी मिला लेंगे। तो दोस्तों होता क्या एक्चुअली कि अगर आप अपने लक्ष्य से काफ़ी दूर रहें तो आपको उतना ज़्यादा खलता नहीं है, पर अगर आप डेड एंड के पास आकर रुक जाएं, यानी कि 562 में से 559 लोगों ने हमारी बात मान ली और 3 लोगों ने बात नहीं मानी, तो वो चीज़ ज़्यादा कष्टदायक होती है। तो 3 रियासतों से बात करने के लिए वल्लभ भाई पटेल ने अपना एक अलग हुनर दिखाया और अलग स्ट्रेटजी की। उन्होंने साम दाम दंड भेद चारों तरीके अपना लिए। तो 559 के बाद जो 560वीं रियासत थी वो थी जूनागढ़। तो जूनागढ़ में जब, जूनागढ़ गुजरात में है, तो जूनागढ़ जब ये सरदार पटेल जी गए तो वहाँ का जो शासक था वो भारत के पराक्रम और सरदार वल्लभ भाई पटेल के जौहर के कारण राज्य छोड़कर भाग गया। तो हुआ क्या कि सरदार पटेल चाहते तो, क्योंकि शासक ही नहीं था, तो जूनागढ़ को डायरेक्ट शामिल कर सकते थे, पर उनका मानना था कि अगर जनता से ही पूछ लिया जाए कि जनता क्या चाहती है, जूनागढ़ में ही रहना चाहती है कि भारत को शामिल अपनाना चाहते हैं वो, तो उन्होंने एक तरीका अपनाया कि जनमत संग्रह करवाया। जनमत संग्रह का मतलब होता है एक पब्लिक वोटिंग करवा ली कि जनता क्या चाहती है, जनता जूनागढ़ के शासक के अंडर में रहना चाहती है कि भारत सरकार के अंडर में रहना चाहती है। तो जनता ने खुले तौर पे स्वीकार किया कि हम एक शासक के अंडर में नहीं रहेंगे, हम रहेंगे भारत सरकार के अंडर में। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और सवाल ये पूछा भी गया है आपके व्यापम और सिविल के पेपर में
कि जूनागढ़ को किस तरीके से शामिल किया गया था। तो जूनागढ़ को हमने शामिल किया है जनमत संग्रह के द्वारा। इसके बाद बारी आती है हैदराबाद रियासत की। तो जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर ये तीनों मुस्लिम बहुल इलाके थे और उन्होंने भारत की अधीनता स्वीकार करना सही नहीं समझा। तो जिसमें से जूनागढ़ को हमने शामिल कर लिया। तो अब भारत में शामिल रियासतों की संख्या हो गई थी 560। हैदराबाद के जब निजाम से बात की गई तो उन्होंने काफ़ी तल्खी के साथ बात की और ज़्यादा कुछ तवज्जो नहीं दी सरदार पटेल को, क्योंकि सरदार पटेल गुजराती बैकग्राउंड से थे और ऐसा माना जाता था कि ये जो मुस्लिम बहुल रियासतें हैं उनको डरा धमकाकर शामिल करना चाहते थे। तो ऐसा नहीं था। सरदार पटेल ने बड़े ढंग से, बड़े तरीके के साथ बात की कि आप 560 लोग मिल चुके हैं, आप बस बाकी हैं। तो आप अगर आ जाएंगे, भारत में शामिल हो जाएंगे, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। तो हैदराबाद के निजाम ने मना कर दिया। मजबूरी में सरदार पटेल ने इस बात की जानकारी दी दिल्ली, और दिल्ली से सेनाओं को भेजा गया और सेना ने अपने बल का प्रयोग करते हुए हैदराबाद को भारत में शामिल करवा लिया। तो इस प्रकार से भारत में शामिल रियासतों की संख्या हो गई 561। अब बात आती है जम्मू कश्मीर की। तो बच्चा बच्चा देश का जानता है कि जम्मू कश्मीर का डिस्प्यूट क्या है। जम्मू कश्मीर को लेकर ऐसा कोई भी दिन नहीं होता जब पेपर में या कि प्रिंट मीडिया या कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जम्मू कश्मीर की बात ना हो। तो जम्मू कश्मीर विवाद का विषय क्यों था, क्यों है और क्यों रहेगा, उस बात का जिक्र हम यहाँ पे करेंगे। तो जम्मू कश्मीर की जब बात आई, तो क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत का सबसे उत्तरी राज्य है और उसके जस्ट बगल में अब भारत का पड़ोसी राज्य पाकिस्तान भी है। तो जब जम्मू कश्मीर के विलय की बात आती है, तो जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह थे। उन्होंने ये सोचा कि अगर हम जम्मू कश्मीर राज्य में रहेंगे तो हम वहाँ के राजा कहलाएंगे, और अगर हम भारत में शामिल हो जाएंगे तो हम भारत के अंडर में काम करेंगे, तो हमारे ऊपर प्रधानमंत्री हैं, हमारे ऊपर राष्ट्रपति होंगे, तो राजा की कोई कद्र ही नहीं होगी। तो उन्होंने बोला कि हम भले छोटे से राज्य में पड़े हैं, हमें मंजूर है, पर हम भारत की गुलामी नहीं सहन करेंगे। तो हुआ क्या कि मुसलमानों साइड से या कि पाकिस्तान के साइड से भी कुछ ऑफ़र है कि आप हमारे यहाँ शामिल हो जाइए, क्योंकि पटेल जी ने उन्हें शामिल करने के लिए बोला भारत में और पाकिस्तान ने उन्हें शामिल करने के लिए बोला पाकिस्तान में। तो वो एक उधेड़ बुन में फंस गए कि हम किसे शामिल करें, हम कहाँ शामिल हो जाएं। तो बाद में हुआ क्या कि जो भारत के सीमा के कबीलाई क्षेत्र थे, जो कबीले थे, उन्होंने हमला कर दिया। ये पाकिस्तान की सहमति से उन्होंने हमला कर दिया जम्मू कश्मीर में, कि हो सकता है कि जब हम हमला करेंगे तो राजा हरि सिंह घबरा कर पाकिस्तान में चले जाएं और बोलें कि ठीक है आप हमें शामिल कर लो। जबकि हुआ बिल्कुल इसका उल्टा। हरि सिंह जब कबीलों ने हमला किया तो हरि सिंह भागकर भारत आ गए, दिल्ली आ गए, और उन्होंने भारत सरकार से गुहार लगाई कि जम्मू कश्मीर संकट में है, आप उसका समाधान करें और उसे भारत में शामिल कर लें। तो उस बीच हुआ क्या कि भारत के जो अंतिम वायसराय थे, लॉर्ड माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू और भारत को एक करने वाले महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनकी एक ज्वाइंट मीटिंग हो रही थी। तो उस मीटिंग के दौरान बार बार पूछा जा रहा था नेहरू जी से कि आप क्या चाहते हैं, जम्मू कश्मीर शामिल हो कि ना हो, शामिल हो कि ना हो। और जो भारत के चीफ मार्शल थे मानिक शॉ, वो भी बैठे हुए थे। वो बस ऑर्डर का वेट कर रहे थे कि एक ऑर्डर मिल जाए, हम जम्मू कश्मीर को मिला लेंगे अपने अंडर में, भारत में हम शामिल कर लेंगे। पर वो ऑर्डर का वेट कर रहे थे क्योंकि सबसे बड़े नेता और प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे जवाहरलाल नेहरू। तो बार बार उनसे बोला जाए, पटेल जी बोले नेहरू से कि नेहरू आप क्या चाहते हैं कि शामिल हो कि ना हो। तो झल्लाहट में नेहरू जी ने कह दिया कि हाँ हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर शामिल हो। पर उन्होंने डायरेक्ट मानिक साहब से नहीं बोला कि आप सेना लेके जाओ और कश्मीर को खाली करवा दो। पर अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए सरदार पटेल ने धीरे से मानिक साहब से बोला कि आपको आपका आदेश मिल गया है, अब आप जाइए जम्मू कश्मीर को खाली करवाइए।
तो जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना जाती है, कबीलों को वो मार के खदेड़ के बाहर भेजते हैं और लगभग सारा जम्मू कश्मीर खाली हो जाता है और इस पूरी प्रक्रिया में टाइम लग जाता है। और उसी बीच हरि सिंह ने भारत से समझौता किया और भारत में शामिल होने का फैसला किया। तो इस प्रकार से 562 रियासतों ने भारत की अधीनता स्वीकार की और वो भारत में मिल गए। तो राज्यों का समूह ही संघ कहलाता है और भारत की संविधान का पहला चैप्टर ही है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। इस कड़ी के दौरान एक चीज बताना और सही रहेगा, उचित रहेगा कि आप कई बार सुने होंगे कि आज़ाद कश्मीर क्या है और पीओके क्या है, यानी कि जो कश्मीर भारत में है उसका क्या मतलब होगा, और पीओके यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर क्या है। ये दो शब्द हैं। तो जब भारतीय सेना जम्मू कश्मीर में बल प्रदर्शन कर रही थी, तो क्योंकि जम्मू कश्मीर को लेकर नेहरू का जो प्यार है और जो लगाव है वो जग जाहिर है। और ऐसा कहा जाता है, कई लोगों ने ऐसा कहा है कि अगर नेहरू चाहते, अगर वो पूरी शिद्दत के साथ जम्मू कश्मीर के विवाद को निपटाते, तो आज जम्मू कश्मीर को लेकर भारत का इतना पैसा खर्च होता है और जम्मू कश्मीर से भारत सरकार को 1 रुपए की इनकम नहीं होती है। वहाँ के बच्चे मारे जा रहे हैं, वहाँ पे रोज़ हत्याएं हो रही हैं, रोज़ बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। इसका सारा क्रेडिट जाता है जेएल नेहरू की नीतियों पर और उनकी योजनाओं पर। अगर जब भारतीय सेना हमला कर रही थी और बस वो कुछ हिस्सा जीतने वाले थे, तो जेएल नेहरू ने उन्हें बुला लिया, बोले कि अब वहाँ पे कोई लड़ाई नहीं होगी। तो जितना क्षेत्र भारतीय सेनाओं ने जीत लिया था वो जम्मू कश्मीर कहलाया, और जितना क्षेत्र नहीं जीत पाए वो आज पीओके कहला रहा है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो यहाँ पर एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई, और अगर एकीकरण की प्रक्रिया में सरदार पटेल ने भाग नहीं लिया होता तो आज भारत या एक देश नहीं कहलाता। आज भारत के अंदर 562 देश रह रहे होते और सबकी अपने अपने नियम होते, सबके अपने कायदे कानून होते, सबके अपने अपने प्रधानमंत्री होते। तो अगर आप एक राउंड फिगर में बात करें, एक कम्युलेट फॉर्म में बात करें, तो भारत को एक करने में जो जितना बड़ा योगदान पटेल जी का था उतना बड़ा योगदान न किसी का आज तक है और ना होगा। तो एकीकरण की प्रक्रिया में 562 रियासतों ने भाग लिया, जिसमें जूनागढ़ को हमने जनमत संग्रह से, हैदराबाद को हमने सैन्य कार्रवाई से और जम्मू कश्मीर को हमने विलय पत्र के द्वारा भारत में शामिल कर लिया था। अब भारत 562 रियासतों को मिलाकर भारत में 4 प्रकार के राज्य बनाए गए, 4 श्रेणी के राज्य बनाए गए, जिसे हमने ABCD 4 कैटेगरी नाम दिया है। तो ए कैटेगरी में हमने 10 राज्य शामिल किए, बी कैटेगरी में हमने 8 राज्य शामिल किए, सी कैटेगरी में हमने 9 राज्य शामिल किए और डी कैटेगरी में हमने 1 राज्य यानी कि अंडमान निकोबार और उसके द्वीप समूहों को शामिल किया। तो इस प्रकार जब एकीकरण की प्रक्रिया के बाद भारत में 28 राज्य थे, ये सवाल पूछा गया है। तो दोस्तों आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। हम नेक्स्ट चीज़ अभी हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। दोस्तों एकीकरण की प्रक्रिया के बाद और भारत में जो भी उस टाइम के महान लोग थे, गांधी, नेहरू और सरदार पटेल और जो पूरी टीम थी, उनके द्वारा बाद में देश को आज़ाद करवाया गया। देश को एक भारत के रूप में, एक देश के रूप में निर्मित किया गया और उसका संविधान बनाया गया। पर उसके बाद हुआ क्या कि जब देश आज़ाद हुआ तो देश के विभिन्न हिस्सों में भाषा के आधार पर राज्य बनाए जाने की मांग की जाने लगी। और भारत की विशेषता यह है अनेकता में एकता की, यानी कि भारत में हर जिले, हर राज्य की अलग भाषा है। तो अगर इस आधार पे हम राज्य बनाना चालू कर देते तो हमारे यहाँ पर 1,500-2 हज़ार राज्य बन जाते। तो इसके लिए हमने किया क्या कि विद्वानों की हमने एक टीम बनाई और उस टाइम पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज थे SK धर। तो हमने SK धर के नेतृत्व में एक समिति बनाई। तो और हमने उन्हें बोला कि आप इस बात की जांच करें कि क्या भाषा के आधार पर राज्य बनाए जा सकते हैं। तो उन्होंने अपने रिपोर्ट में साफ साफ कहा कि भाषा के आधार पे राज्यों का पुनर्गठन करना उचित नहीं होगा। अगर हम ऐसा करेंगे
तो भारत में कई राज्य हो जाएंगे, तो इससे एक अव्यवस्था का आलम फैलेगा। एस के धर समिति के बाद एक दूसरी समिति बनाई गई। एस के धर समिति का नाम आप जरूर याद रखिएगा। सवाल ये पूछा गया है कि भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को लेकर बनाई गई पहली समिति कौन सी थी, तो दैट इज एस के धर समिति। एस के धर समिति से जब भारत की जनता संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि सभी चाहते हैं कि हमारे भाषा के आधार पर हमारे राज्य का गठन हो ताकि उस भाषा को देश में विशेष महत्व मिले, तो भारत की जनता के हिसाब से चलना सरकार का दायित्व है, पर सारी बातों को मानना कहीं ना कहीं अपने आप में कठिन बात है। तो इस एस के धर समिति के बाद हमने एक दूसरी समिति बनाई, जेवीपी समिति। जेवीपी का फुल फॉर्म पूछा गया है एमपी पुलिस के पेपर में। तो जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया, तीनों विद्वानों के नेतृत्व में एक समिति बनाई गई और इन्होंने भी एक जिम्मेदारी उठाई कि हम चेक करते हैं कि क्या संविधान, क्या भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है क्या। तो इन्होंने भी साफ तौर पे बोला कि भाषा के आधार पे आप राज्यों का पुनर्गठन नहीं कर सकते, पर अगर जनता विशेष रूप से मांग करती है तब हम इस बात पे विचार कर भी सकते हैं, क्योंकि सरकार जनता के द्वारा ही बनाई जाती है और जनता के लिए ही बनाई जाती है। तो अगर जनता किसी बात को लेकर आक्रोशित है तो हम इस बात पे विचार कर भी सकते हैं। तो हुआ क्या कि जेवीपी समिति ने जब अपनी रिपोर्ट दी कि भाषा के आधार पे हम राज्य तो नहीं बनाएंगे, पर अगर विशेष मांग आती है जनता की तो हम इस बात पे विचार भी करेंगे। तो इसके बाद हुआ क्या कि आंध्र प्रदेश के एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, उनका नाम था श्री रामुलु। तो श्री रामुलु ने अपने आंध्र भाषा के आधार पे उन्होंने एक नए राज्य की मांग रख दी और उन्होंने 58 दिन का अनशन रख दिया। तो 58 दिन के भूख हड़ताल के बाद उनकी डेथ हो जाती है, जिससे वहाँ की जनता आक्रोशित हो जाती है। तो जेवीपी समिति की एक बात थी कि अगर जनता की विशेष मांग आएगी तो हम भाषा के आधार पे राज्य को बना भी सकते हैं। तो इसी आधार पे 58 दिन के अनशन के बाद रामुलु की डेथ हो जाती है और हमने 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पे पहला राज्य बना दिया था आंध्र प्रदेश, और उसकी राजधानी थी कुर्नूल। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई या भाषा के आधार पर बना हुआ पहला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश होगा। दोस्तों, इसके बाद जब सरकार को लगा कि ऐसी मांग आती रहेंगी तो हमने भाषा के आधार पे या कि किसी भी अन्य आधार पे अगर राज्य बनाना है तो उसके लिए हमने एक संस्था ही बना दी और इस संस्था की स्थापना हमने की थी 29 दिसंबर 1953 को। इस संस्था का काम ही था कि लोगों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए क्या राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है और किस आधार पर किया जा सकता है, इस बात का वैल्यूएशन करना। तो इस समिति में 3 लोग थे। अध्यक्ष थे फैजल अली और इसमें 2 सदस्य थे, एक थे के.एम. पडिक्कर और एक थे हृदयनाथ कुंजरू। तो सवाल ये बहुत बार पूछा गया कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई है और इसके अध्यक्ष कौन थे या इसमें कितने सदस्य थे। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 29 दिसंबर 1953 को हुई, जिसके अध्यक्ष फैजल अली थे और इसके सदस्य थे के.एम. पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। तो इस समिति के द्वारा जो भी नई नई मांगे आ रही थी राज्यों के पुनर्गठन के लिए या किसी भी आधार पर राज्यों को बनाने के लिए, तो इस समिति ने उस पर विचार किया और भारत में नए नए राज्यों का निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। दोस्तों, इस चैप्टर के लास्ट में एक छोटी सी बात है कि भारत में लास्ट में जब राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हो गई तो रोज रोज की इन मांगों को मानने के लिए, उनकी बातों को ध्यान में रखने के लिए हमने किया क्या कि हमने 5 क्षेत्रीय कार्यालय बना दिए थे, क्षेत्रीय परिषद बना दी थी और इन क्षेत्रीय परिषद का जो प्रमुख होगा उसको नियुक्त करने की जिम्मेदारी हमने राष्ट्रपति को दी थी। और इसमें राज्य के मुख्यमंत्री भी मेंबर होते हैं और जो भी मेंबर शामिल होंगे इसमें उसका सजेशन राष्ट्रपति देता है या सेंट्रल गवर्नमेंट का गृह मंत्री देता है।
तो दोस्तों इस प्रकार हमने अपने पॉलिटी का जो पहला भाग है, 22 भाग हमारे पॉलिटी में है, तो हमने पहला भाग संघ और उसका राज्य क्षेत्र डिस्कस कर लिया है, और जिसमें हमने 1 से लेकर 4 अनुच्छेद शामिल किया था। उम्मीद है दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, आज की बातें पसंद आएगी, और नेक्स्ट वीडियो पे हम चर्चा करेंगे संविधान के किसी और भाग की। और कोशिश ये होगी दोस्तों कि जो भी चीज़ें आपको करवाई जा रही हैं उससे बाहर की बातें पेपर में ना पूछी जाएं। पेपर को ध्यान में रखते हुए हमने सारी चीज़ों को यहाँ पे कवर अप किया है, और 1-2 क्लास के बाद हम प्रीवियस ईयर के सवालों का भी एक वीडियो बनाएंगे, तब आप उसमें देख पाएंगे कि जो चीज़ें करवाई जा रही हैं लगभग 95% प्लस चीज़ें उसमें कवर हो रही हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास सोशल मीडिया नहीं है, जिनके पास बुक नहीं है, जिनके पास क्लासेस नहीं है। तो हमारा प्रयास ये है कि सीधी के अलावा बाहर के लोग भी अगर वीडियो देख पाएँ तो हमारी वीडियो के माध्यम से वो अपनी क्लासेस को कंटिन्यू कर पाएँ। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। बहुत धन्यवाद।